हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्ट्राइबर आप यूपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वाइवा किस प्रकार से होता है। सभी के सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब बारी आती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन होगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम ले आए हैं उसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से प्रैक्टिकल के लिए फ्रेश मूड में जाना है। आपको प्रैक्टिकल देने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल की कॉपी बनवाई गई होगी क्लास में, उसमें प्रैक्टिकल सारे प्रैक्टिकल दिखाए गए हों, जो भी प्रैक्टिकल हों 4, 5, 3 जो हर कॉलेज में अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिकल लिखाए गए हैं। जितने भी प्रैक्टिकल आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं सारे प्रैक्टिकल लिखाए गए होंगे। उन सभी प्रैक्टिकलों को एक बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है। और वहाँ पे आप जब कॉलेज में एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको आपके क्लास के जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जिसे आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है आपका, तो आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो आपको एक प्रैक्टिकल की कॉपी देंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल लिखना है। जिसे आपने कॉपी में 4 प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। तो सर सभी को बांट देंगे कि 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक ये पहला प्रैक्टिकल लिखना है, 10 से 21 तक दूसरा प्रैक्टिकल लिखना है। इसी प्रकार के सारे स्टूडेंट को अलग अलग प्रैक्टिकल लिखाए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। अब बात आती है कि कॉपी तो लिख गई कि जिस प्रकार से कॉपी लिखाना था सर कॉपी लिखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है वाइवा की। जो एग्जामिनर आएगा वो वाइवा किस प्रकार से लेगा, तो वो वाइवा लेगा जैसे आपको पहला दिया गया। सबसे पहले तो जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने जो आप प्रैक्टिकल की कॉपी लिखाई गई कॉलेज में, उसमें आपको कौन सा प्रैक्टिकल मिला था, आपने किस प्रैक्टिकल पर कॉपी लिखी थी। तो जैसे आपको दे दिया गया एडीटीए विलयन द्वारा दिए गए जल के नमूने में कुल कठोरता ईडीटीए अनुमापन द्वारा ईबीटी सूचक का प्रयोग करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के रूप में ज्ञात करना। आपको ये नहीं बताना है कि एडीटीए वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है आपको कौन सा प्रैक्टिकल दिया गया, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल कॉपी में कौन सा प्रैक्टिकल लिखने लिए दिया गया था, जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में दिया गया था। तो आपको ये नहीं बताना है कि एडीटीए वाला या जल की स्थायी कठोरता वाला, इस प्रकार से नहीं बताना। जो भी आपको मिला होगा उसका पूरा, जैसे आपको मिला एडीटीए वाला जो मिला था आपको, तो उसका जो उद्देश्य था वो आपको पूरा बताना है। जैसे आपको लिखने के लिए दिया गया टाइम, तब एक एक लोग वहाँ पे एक या समूह के हिसाब से बुलाएंगे, ठीक। अगर जैसे उनके पास टाइम, एग्जामिनर के पास टाइम है तो वो एक एक करके या दो करके आप लोगों को बुलाएगा, ठीक। अगर उसके पास टाइम की कमी है तो वो ग्रुप के हिसाब से भी बुला सकता है। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम ही मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी लिखेंगे उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल की कॉपी लिखेंगे उसका उद्देश्य पूरा याद कर लेना पूरा। तो वहाँ पे आपको पूरा उद्देश्य बताना है, ये नहीं बताना कि एडीटीए वाला। तो अगर आपने एडीटीए वाला करा है, एडीटीए वाले किया है, ठीक है, तो पूरा बताना है कि दिए गए जल के नमूने की कुल कठोरता एडीटीए द्वारा एबीटी सूचक का प्रयोग करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के रूप में ज्ञात करना। ये वाला प्रैक्टिकल मिला था सर, बस इस प्रकार से बताना है। और अगर आपको दिया गया था वो जल की स्थायी कठोरता वाला, तो आपको पूरा उद्देश्य उसका बताना है कि दिए गए जल के नमूने में दिए गए जल में की स्थायी कठोरता ओ हेलन विधि द्वारा ज्ञात करना। अगर आपको स्थायी कठोरता वाला दिया गया हो, जल की कठोरता वाला, ठीक। और अगर आपको
दिया गया हो कि मोहर विधि द्वारा क्लोराइड का निर्धारण करना, जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया रहेगा उसको आपका पूरा उद्देश्य बताना है उसको। ठीक, जो भी टीचर होगा उसको पूरा पूरा उद्देश्य बताना, ये नहीं कि ADTA वाला, स्थायी कठोरता वाला, कोयले वाला, इस प्रकार से कुछ नहीं बताना है। आप जब उसको पूरा बताएंगे कि उद्देश्य बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन था ADTA का, तो ADTA का उद्देश्य क्या था, दिए गए जल के नमूने की कुल कठोरता ADTA अनुमापन द्वारा ADTA अनुमापन विधि द्वारा EBT सूचक का प्रयोग करते हुए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा के रूप में ज्ञात करना, ये पूरा उद्देश्य आपको बताना है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्या होगा इस जनरल का, वो क्वेश्चन होगा कि ये जो ADTA दिया है, ADTA का पूरा नाम क्या होता है। ADTA है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ADTA का पूरा नाम क्या होता है। ADTA का पूरा नाम आपको तैयार करके जाना है। ADTA का पूरा क्या नाम होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनर। ठीक, उसके बाद इसमें कौन कौन से उपकरण का उपयोग होता है वो पूछेगा। उपकरण कौन कौन से पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से उपकरण का यूज होता है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से उपकरण का यूज होता है, ये पूछ सकता है। तो उपकरण कौन कौन से होते हैं, मापन फ्लास्क, लगभग उपकरण तो लगभग सभी में एक ही प्रकार से होते हैं। मापन फ्लास्क हो गया, ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, स्टैंड हो गया, फनल हो गया, फनल की पाद, ये हो गया। अब जब इसका यूज ये जो प्रैक्टिकल करते हैं इसके लिए बफर विलेन का नाम भी इसमें आता है, तो आपको बफर विलेन भी तैयार कर लेना है। इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं आपको लगती हैं कि ये परिभाषा हो सकती है तो वो तैयार कर लेना। जैसे बफर विलेन इसमें है, तो बफर विलेन क्या होता है, बफर विलेन वो होता है कि चौथा है, आपको बफर विलेन तैयार कर लेना है। बफर विलेन क्या होता है, बफर विलेन होता है कि वह विलेन जिसमें अम्ल तथा क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके pH में कोई भी कमी ना आए। मतलब क्या होता है, pH में कमी ना आना, अम्ल तथा क्षार मिलाने पर, अम्ल व क्षार मिलाने पर pH में कोई
परिवर्तन ना हो कोई परिवर्तन ना हो क्या कहलाता है? बफर विलेन कहलाता है। ठीक है, बफर विलेन हो गया। ठीक, इस प्रकार से इस वाले प्रैक्टिकल में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडीटीए वाले में। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक, और इसी प्रकार से जितने भी प्रैक्टिकल हैं सारे प्रैक्टिकलों में इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। उनके क्या क्या उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक बार प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिक प्रश्न कौन कौन से पूछ सकते हैं इसे? बेसिक प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, एग्जाम में उसके मन की बात है। तो बेसिक प्रश्न में क्या पूछ सकता है? आपके सिलेबस से के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल जो एक वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से पूछेगा। बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन, अतिलघु उत्तरी जिसे बोलते हैं। ठीक, तो उसमें पूछ सकता है। इससे पहला क्वेश्चन हो गया, अंतः बिंदु किसे कहते हैं? अंतः बिंदु। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है तो आपको लास्ट तक देखना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो तक के, क्योंकि अगर आपने एक वीडियो देख लिया, ये पूरा वीडियो देख लिया ध्यान से, तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो अंतः बिंदु किसे कहते हैं? तो अंतः बिंदु क्या होता है? अंतः बिंदु अनुमापन की वह स्थित, अनुमापन की वह अनुमापन की वह स्थिति जहाँ क्रिया पूर्ण होती है, जहाँ अभिक्रिया पूर्ण होती है, अनुमापन की वह स्थिति जहाँ क्रिया पूर्ण होती है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे सूचक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसमें प्रैक्टिकल में भी दिया होता है सूचक का, इसकी आवश्यकता होती है प्रैक्टिकल में भी। जो भी प्रैक्टिकल करते हैं तो सूचक क्या होता है? सूचक होता है वह पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये Cl व KOH के अनुमापन में किस सूचक का प्रयोग करें? के अनुमापन में किस सूचक का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है का प्रयोग करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये, वाइवा की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एक बार देख लेना है कि किसका उपयोग करते हैं? फिनाफ्थलीन का, फिनाफ्थलीन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि Na2CO3 तथा H2SO4
के अनुमापन में किस सूचक का उपयोग होता है? के अनुमापन में किस सूचक का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज का उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे एग्जामिनर। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे हिचकिचाना नहीं है। अगर सही उत्तर पता है तो बताना है, नहीं तो नहीं बताना है, साइलेंट खड़े रहना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ओवर रिएक्ट करेंगे तो आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सटीक आंसर देना है, ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि EDTA अनुमापन की विधि में सूचक का नाम बताइए। इसमें EDTA अनुमापन की विधि में अनुमापन में प्रयुक्त होने वाला सूचक प्रयुक्त होने वाला सूचक EDTA अनुमापन में प्रयुक्त होने वाला सूचक क्या होता है? ईरिओक्रीम। थोड़ा टफ लग रहा है बट आपको थोड़ा टफ लग रहा है बोलने में, बट आपको देख लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आते हैं। एरिओक्रोम ब्लैक टी, एरिओक्रोम ब्लैक टी 2-3 बार आपको इसको पढ़ना है, याद हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्नेहक तेल के फ्लैश बिंदु तथा जलन बिंदु में किसका मान अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे यहाँ पे हम, इम्पोर्टेंट। बाकी आपने पेपर दिया है सेमेस्टर के, तो आपको तैयारी ही होगा। सिलेबस के क्वेश्चन जितने हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्नेहक तेल के फ्लैश बिंदु तथा जलन बिंदु, फ्लैश बिंदु तथा जलन बिंदु में से किसका मान अधिक होता है? किसका मान अधिक स्नेहक तेल के फ्लैश बिंदु में, स्नेहक तेल के फ्लैश बिंदु तथा जलन बिंदु में किसका मान अधिक होता है? तो जलन बिंदु का होता है, जलन बिंदु का। जलन बिंदु का होता है। कोयले के 4 प्रकार बताइए, पूछ सकता है। कोयले के जो प्रकार होते हैं उनमें कोयले के 4 प्रकार बताइए। कोयले के 4 प्रकार या कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयले के 4 प्रकार कौन से होते हैं? पोट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अच्छे कोयले में कार्बन अधिक होना चाहिए या कम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अच्छे कोयले में
सॉरी, अच्छे कोयले में कार्बन अधिक होना चाहिए या कम? चाहिए या कम? अच्छे कोयले में कार्बन अधिक होना चाहिए। जो अच्छा कोयला होता है जिसमें कार्बन अधिक होगा वही अच्छा कोयला कहलाता है। अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जल की क्षारकता किन लवणों के कारण होती है? तो जल की क्षारकता किन लवणों के कारण होती है? सभी को पता होगा। जल की क्षारकता किन लवणों के कारण होती है? लवणों के कारण होती है। जल की क्षारकता की लवणों के होती, किन लवणों के कारण होती? उसमें घुले कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रॉक्सी आयन होगा। उसमें घुले कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रॉक्साइड आयनों के कारण। हाइड्रॉक्साइड आयनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, संकरण किसे कहते हैं? संकरण। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक? एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में ना आए फिर रिपीट करके देखिए। इसमें से आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी तो आपने एग्ज़ाम दिया ही है, एग्ज़ाम देने में भी दिए हुए अभी बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, कुछ समय हुआ है, 10-12 दिन हुए हैं, ठीक? तो आराम से रिलैक्स होके जाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिकल दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।